Hope so. Once again, a warm welcome to everyone to my channel Physics Accelerate. Yes or no? तो चलो मज़ा करते, एंजॉय करते. Now let's start with the most known principle. If you remember in standard 11th, you have discussed with POS. याद है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हमने क्या डिस्कस किया था? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करते हैं तो हमने ये टॉपिक वेव्स में भी पढ़ा है. व्हेन मोर देन टू और मोर देन टू वेव्स गेट सुपरपोज्ड, तो उसका जो इफेक्ट होता है दैट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा. इन अ वेरी सिंपल मैनर, सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है और एक वेव इसके ऊपर हिट कर रहा है, हैविंग एम्पलीट्यूड व्हाट a1. एम्पलीट्यूड कितना है उसका? a1. अभी वो डाउनवर्ड से इसको हिट करेगा. दूसरा एक वेव उसको एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम हिट करेगा विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ a2 इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो वेदर आई कैन राइट a1 प्लस a2, येस और नो? तो आंसर इज येस. इज दैट क्लियर? अभी वही पार्टिकल को अगर नीचे से हिट किया विथ एम्पलीट्यूड a1 एंड ऊपर से हिट किया विथ a2, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? विच एवर इज ग्रेटर, दैट इज a1 माइनस a2 और a2 माइनस a1. अगर सपोज दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, एक ने नीचे से हिट किया, एक ने ऊपर से हिट किया, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? 0. गॉट इट और नॉट? वही सेम थिंग यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बट मैं थोड़ा सा इसको वेव के टाइप में बता रहा हूँ. होप सो अभी तक आप लोग ने जितने भी चैप्टर्स हमारे हो गए वो सारे के सारे आप एवरी फोर्थ नाइट रिवाइज करते होंगे, एवरी संडे टू संडे. एक बात सब लोग मान के चलो कि अगर आप रिवीजन करोगे तो ही बेनिफिट में रहोगे. एग्जैक्टली, नो डाउट आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स अभी आपके पास बर्डन आ गया होगा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि रिवीजन इज़ मस्ट. अगर आप रिवीजन नहीं करोगे टाइम टू टाइम तो आपको क्या प्रॉब्लम होगा ये आप सब जानते हो, भूल जाओगे. ओके, तो बट ऑब्वियस है भूलना मना है. तो जब भूलना मना है तो आप ये मान के चलो अभी सपोज 3 केसेस लिए मैंने. ये फर्स्ट केस, दिस इज योर सेकेंड केस एंड दिस इज योर थर्ड केस. ओके, अभी सपोज अ पार्टिकल, अ वेव है, ये क्या फॉर्म किया इन्होंने? ट्रफ. ये क्या फॉर्म किया? ट्रफ. तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा इज दैट क्लियर? तो व्हेन द पार्टिकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू वेव्स, इज दैट क्लियर? वेव 1 एंड वेव 2. तो यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? एम्पलीट्यूड. वेदर इट विल बी मोर और नॉट? आंसर इज यस. तो इसका मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? इस तरह का कुछ कंडीशन मिलेगा. सेम वे व्हेन दिस वेव क्रेस्ट है, द पार्टिकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस, तो मुझे किस तरह का वेव मिलेगा? इस तरह का कुछ मिलेगा. गॉट इट? व्हेन द पार्टिकल इज अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एंड दिस, तो आप ये देखोगे कि आपको रिजल्टेंट वेव किस तरह मिलेगा? कुछ इस तरह मिलेगा. तो मैंने क्या बताया? 3 एग्जाम्पल्स. यहाँ पे क्या फॉर्म किया? ट्रफ. तो
तो मुझे रिजल्टेंट ट्रफ ही मिलेगा, बट दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पे मुझे क्रेस्ट यहाँ पे मुझे क्रेस्ट ही मिलेगा, बट ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, वेव में एडअप होगा। क्लियर। यहाँ पे मेरे पास ट्रफ है, यहाँ पे मेरे पास क्रेस्ट है, तो यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0। इज दैट क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी? एज सिंपल एज दिस वन। दिस इज नथिंग अदर देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कभी भी अगर कोई भी वेव सुपरपोज करते हैं ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसका मुझे जो आउटकम मिलेगा दैट विल बी इट्स रिजल्टेंट वैल्यू, और वही पैटर्न हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस में। इज दैट क्लियर? तो टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सपोज ये वेव है आपका y1, ये वेव है y2। इज दैट क्लियर? y1 और ये क्या है आपका y2। तो आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा, y, दैट इज नथिंग अदर देन y कैन बी रिटन एज डैश y1 प्लस y2, that is nothing other than POS, that is principle of superposition. Since we are discussing about the wave, okay, wave nature, तो आपने wave nature का फॉर्मूला पढ़ा ही है ऑलरेडी, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, where y is a displacement as a function of time and position, क्योंकि हम लोग यहाँ पे y क्या लिखते हैं, if you remember, x comma t. Yes or no? Because it depends upon time and position. A is considered as maximum displacement, which we called it as amplitude. Omega angular frequency, t time, k wave vector, x is the position along x-axis of a particle, and 5 is the what, initial phase. Once again बता रहा हूँ, अच्छी तरह से सुन लो। y x of x comma t is equal to a साइन ओमेगा टी। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस लिखते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? प्लस और माइनस के एक्स प्लस 5। अभी जब माइनस साइन मैं यहाँ पे लूँगा तो आपको पता है कि इट इज़ इन द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वेव इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव, दैट इज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एक्स। जब प्लस लूँगा तो इट इज़ इन अ डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ वॉट, एक्स। ओके, तो इन शॉर्ट वाई इज नथिंग अदर देन डैश डिस्प्लेसमेंट, A is nothing other than dash. Whether I can call it as a maximum displacement, answer is yes. यहाँ पे ओमेगा, अगर ओमेगा टी कंबाइन कहता हूँ तो इट इज़ नथिंग अदर देन थीटा, इज दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट इंडिविजुअली कहूँगा तो इट इज़ नथिंग अदर देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या इंडिकेट करता है आपका, टाइम। ओके, यहाँ पे दिस वैल्यू इंडिकेट्स डैश। इंडिविजुअली पहले बता देता हूँ, के इफ यू रिमेंबर, k is nothing other than wave vector. Remember, wave vector is nothing other than k is equal to 2 pi by lambda, आपने पढ़ा था। Okay, x is the position of the particle, phi is called as dash initial phase। इसको हम कौन सा phase कहते हैं, initial phase at time t equal to 0। होप सो यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया। कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर। सो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट विल बी नथिंग अदर देन दिस कंडीशन। ओके, अभी आज हम इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। किसी को डाउट या कोई क्वेरी? श्योर, चलो लिख लिया आप लोग ने। चलो डिस्कस करते हैं विथ इंटरफेरेंस पैटर्न। नाउ सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लाइट, ओके, किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, लाइट के बारे में। तो पहला मैं जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लो। सपोज मेरे पास एक सोर्स है, पॉइंट लाइक सोर्स, S।
S1 S2। अभी S और S1 S2 क्या है, तो S इज द सोर्स, प्राइमरी सोर्स बोल सकता हूँ, S1 और S2 इज द सेकेंडरी सोर्स। ओके, अभी लाइट इसमें से, ये एक सोर्स है, सपोज सन है, सन में से मैंने लाइट एमिट करवाया और ये मैंने दो सोर्सेज लिए, S1 कहाँ से मिला मुझे, S से, और S2 कहाँ से मिला मुझे, S से ही। अभी यहाँ से लाइट पास होगी। ओके, जब लाइट यहाँ से पास होगी तो इसका पूरा का पूरा, दोनों का लाइट का मिक्सचर ये स्क्रीन पे फॉल होगा। जब ये स्क्रीन पे फॉल होगा तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये S1 और S2 उसका दोनों का इफेक्ट ये स्क्रीन पे बताएगा। क्या बताएगा उसका इफेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। इज दैट क्लियर? वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ऑन द स्क्रीन, ऑन द व्हाट, स्क्रीन। यहां तक समझ में आया? तो मैंने क्या किया, सोर्स लिया S1 एंड S2, इज दैट क्लियर, और यहां पे स्क्रीन रखा। अभी मैं ये मेंशन कर रहा हूं, ध्यान देना, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सोर्स, let it be which value, small d, let the screen is placed from the secondary source at a distance of which value, d। ओके, यहां तक समझ में आया? मैंने क्या किया, आप बोलोगे सर सोर्स का मतलब क्या है, कुछ नहीं, सपोज एक रूम ले लो, ये रूम में आप क्या करो पता है, बाहर सनलाइट है, तो इसमें रूम के अंदर आप क्या करो, ये दीवार को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेंटर पार्ट, इज दैट क्लियर, और सपोज ये दीवार है पूरा, ये सेंटर पार्ट हो आपका, यहां से एक होल दे दो, स्लिट, मैंने होल बताया, आप एक स्लिट दे दो, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले, दैट इज YDSE, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या करना है, ये दीवार में एक पतला सा क्या दे दो, होल दे दो, या एक स्लिट, ब्लेड लो और ब्लेड से इसको कट कर दो, ठीक है, एकदम पतला सा, या तो फिर एक होल प्रोवाइड करो। अभी फिलहाल आप होल समझो। ओके, एक होल यहाँ पे प्रोवाइड करो, एक होल यहाँ पे प्रोवाइड करो, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, d, और इसमें से जो लाइट एमिट होगी वो कहाँ पे गिरेगा, स्क्रीन पे गिरेगा। तो दोनों में से जो लाइट फॉल होगा, इज दैट क्लियर, ऑन द स्क्रीन दे आर गोइंग टू गेट सुपरपोज, दे आर गोइंग टू गेट व्हाट, सुपरपोज, और वहां पे उसका रिजल्टन इंटेंसिटी मिलेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। इज दैट क्लियर? कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, कहाँ पे मिनिमम मिलेगा, कहाँ पे क्या मिलेगा, इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अंडरस्टूड और नॉट? ये समझ में आएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। ओके, बट ये डायग्राम कुछ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, यंग पर्सन वाज अ साइंटिस्ट जिसने यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। अभी बट ऑब्वियसली एक पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ से जो लाइट एमिट होगी और यहाँ से जो लाइट एमिट होगी, एट दिस पॉइंट, अगर यहाँ से मैं यहाँ तक लेता हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक लेता हूँ, वेदर यहाँ से जो भी लाइट एमिट होगी और यहाँ से जो लाइट एमिट होगी, एंड वेदर इट इज गोइंग टू फॉल एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है, बिकॉज वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। कहाँ पे है वो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। गॉट इट और नॉट? बट मैं कुछ ऐसा पॉइंट ले रहा हूँ, सपोज ये पॉइंट ले रहा हूँ और वही पॉइंट मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ, ये पॉइंट पे, लेट दिस डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी x, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी क्या हुआ आपका, x ही हुआ। गॉट इट और नॉट? अभी यहां से आप ये डायग्राम ड्रॉ करो, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, डोंट वरी, भावनाओं को समझो, थोड़ा ऊपर नीचे आएगा। let this distance be x, let this distance be what, x। समझ में आया? अभी let this be r1 and let this be what, r2, whether r2 is greater than r1, answer is yes। similarly, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, similarly, अगर मैं
उसका इफेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट कर रहा हूँ, विच इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम। तो ये आपका R2 हुआ, ये आपका क्या हुआ R1। नाउ विच वैल्यू इज ग्रेटर, R1 इज ग्रेटर देन R2। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये दोनों भी पॉइंट पे जो इफेक्ट मिलेगा, यहाँ पे जो इफेक्ट मिलेगा वही इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। इज दैट बिकॉज दे आर एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट समझ में आया? अभी फॉर द टाइमिंग इसको रब कर देता हूँ। ये समझ में आ गया? तो आगे प्रोसीड करूँ। मैं ज़्यादा डायग्राम में कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रब कर रहा हूँ। कोई भी एक केस में कंसिडरेशन में लूँगा। गॉट इट? ये समझ में आ गया? ओके, इसके लिए मैंने ये रब कर दिया आप लोगों के लिए। अभी सिर्फ हम कोई भी एक पॉइंट कंसिडरेशन में लेते हैं। अभी जैसे मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, y x, t इज इक्वल टू डैश, वेदर आई कैन राइट a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। वेव का इक्वेशन है। अभी मेरे पास यहाँ पे कितने सोर्सेज है? दो सोर्सेज है। लेट द सोर्स S1 एंड लेट अनदर सोर्स बी व्हाट? S2। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि यहाँ पे लाइट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं, तो लाइट इज नथिंग अदर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इसको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, दैट इज नथिंग अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ये टर्म्स में किस तरह लिख रहा हूँ वो देखो। वेक्टर E1 इज इक्वल टू वेक्टर E1 साइन। वेक्टर लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज अल्टीमेटली मैं उसका सब्स्टिट्यूशन ही करने वाला हूँ। साइन ओमेगा 1 t माइनस k1। अभी x के बदले यहाँ पे फर्स्ट केस है, तो ये क्या क्या आएगा आपके पास? R1 प्लस इनिशियल फेस 5। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट? अभी ये 5 1 आप कंसिडर कर सकते हो, दैट इज इनिशियल फेस। सिमिलरली E2 कैन बी रिटन एज डैश, वेक्टर E2 साइन ओमेगा 2t माइनस K2 R2 प्लस phi 2। मतलब मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ये जो इक्वेशन है, वेदर इट रिजेंबल दिस सेम थिंग, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑसिलेटिंग, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है एज पर द विच फंक्शन? साइन फंक्शन। अभी मैं इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट दे रहा हूँ। वेक्टर E1 इज इक्वल टू वेक्टर E1 कैपिटल E1 साइन, ये पूरे के बदले मैं लिख देता हूँ सपोज डेल्टा 1, एंड वेक्टर E2 इज इक्वल टू E2 साइन विच वैल्यू डेल्टा 2। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि दिस होल टर्म आई हैव रिप्लेस्ड बाय विच वैल्यू? डेल्टा 1, एंड दिस होल टर्म आई हैव रिप्लेस्ड बाय विच वैल्यू? डेल्टा 2। गॉट इट और नॉट? यस। अभी यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड में चले जाऊं, with the help of a principle of superposition, principle of what? Superposition, whether I can mark like this, POS, principle of superposition, whether I can write vector E is equal to vector E1 plus vector which value? E2। आंसर इज yes। तो वही सेम थिंग अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, let it be which value? Vector E1 makes an angle of which value? Delta 1। another vector ड्रॉ करता हूँ, let it be which value? Vector E2। अभी इससे पैरेलल एक्सिस, इसका एक्सिस पैरेलल हुआ तो let this be which value? Delta 2। अब इसका रिजल्टेंट जो होगा, whether I can mark this as resultant or not? Yes, that is vector E is equal to vector E1 plus vector E2। okay, अभी whether I can extend दिस रिलेशन? yes और no? तो ये एंगल कितना है? whether it is equal to delta 1। तो ये दोनों भी वेक्टर के बीच में, वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच में delta 2 माइनस delta 1 which can be written as delta or not? आंसर इज yes। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू whether I can write like this, देखो यही सेम कंडीशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ
वेक्टर E1 डॉट वेक्टर E2. गॉट इट और नॉट? अभी अंडरस्टैंड दिस थिंग, E1 और E2 के बीच में एंगल कितना फॉर्म होता है? डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 विच आई हैव प्रेडिक्टेड एज विच वैल्यू? डेल्टा. ओके, अभी मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान देना मैं अभी क्या चेंजेस कर रहा हूँ. एज यू नो कि जब भी हम वेव के बारे में डिस्कस करते हैं और इंटेंसिटी ऑफ वेव के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमने ये मेंशन किया है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू विच वैल्यू? एम्पलीट्यूड स्क्वायर. वेदर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इट मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर और नॉट? तो आंसर इज यस. हम ये कंडीशन कंसिडर नहीं करते. ओके, बिकॉज वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ फॉर एक्स एंड टी, बट ए इज अ व्हाट? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मतलब वो वैल्यू कैसी है? फॉर दैट इट इंडिकेट्स मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वेव की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो टेकिंग द हेल्प ऑफ दैट सेम कंडीशन, वेदर आई कैन कंसिडर E1 एंड E2 और नॉट? तो आंसर इज यस. अभी वो कंडीशन की जगह पे अगर मुझे वहां पे इंटेंसिटी चाहिए लाइट की, तो मैं क्या कर रहा हूं? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू E स्क्वायर. इंटेंसिटी I1 is directly proportionate to E1 square and I2 is directly proportionate to which value? E2 square. इसका मतलब ये हुआ replacing this value with maximum value E square, E1 square, E2 square plus twice of E1, E2. अब ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में इसका फंक्शन कौन सा होगा? cos डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1. होप सो समझ में आ गया? यस और नो? अभी ये इक्वेशन जो है, लेट दिस इक्वेशन बी व्हाट? इक्वेशन 1. और ये जो चीज मैंने बताया आपको, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. सब्स्टिट्यूटिंग 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे यहां पे आउटकम क्या मिलेगा वो देखो. वेदर आई कैन राइट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1. ट्रू और फॉल्स? देख लो, सिंपल है. जहां पे E स्क्वायर है वहां पे मैंने I लिखा, जहां पे E1 स्क्वायर है वहां पे क्या लिखा? I1. जहां पे E2 स्क्वायर है वहां पे क्या लिखा? I2. बट जहां पे सिर्फ E1 और E2 है तो E1 यस, E1 चाहिए मुझे, तो ये अंडर रूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट. यस और नो? तो वेदर आई कैन राइट लाइक दिस, इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 cos डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1. गॉट इट और नॉट? तो मुझे यहां पे जो भी मिला दैट इज रिगार्डिंग योर इंटेंसिटी ऑफ व्हाट? लाइट वेव्स. इज दैट क्लियर और नॉट? अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर कि जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें मेरा आगे फॉरवर्ड लुक क्या होगा? तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूं, व्हाट इज डेल्टा 2 एंड डेल्टा 1? दैट इज नथिंग अदर देन डैश ओमेगा 2t माइनस K2 R2 प्लस 5 ओमेगा. डेल्टा 1 क्या है? ओमेगा 1t माइनस K1 R1 प्लस 5 मतलब ये वैल्यू आपका क्या हुआ? वेरिएबल हुआ. आंसर इज यस और नो? वेदर इट इज टाइम डिपेंडेंट एंड पोजिशन डिपेंडेंट? आंसर इज यस. तो मैं इसका एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, because intensity of that particular electric field will be constant, will be which kind of a value? Constant. Yes or no? So from that point of view मुझे ये पता चलता है कि मुझे जो भी यहाँ पे रिलेशन मिला है इक्वेशन नंबर 3 में, it indicates resultant intensity of the electric field. This is a intensity of wave 1, that is electric field 1. intensity of what? wave 2 जो फिक्स रहेगा. ये भी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. बट ये जो वैल्यू है इट इंडिकेट्स विच वैल्यू? डेल्टा 1 ये इंडिकेट करता है, डेल्टा 2 ये इंडिकेट करता है. मतलब वेदर देयर इज अ चेंज और नॉट, तो आंसर इज यस. क्लियर और नॉट? अभी आप बोलोगे सर आपने T1 और T2 नहीं लिखा, क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग टू फॉल एट दैट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. But whether they have different frequency omega 1 and omega 2, whether they have different wave vector K1 and K2, whether they have different position vector R1 and R2, answer is yes. Whether they will be having different initial phase, answer is yes. तो बट ऑब्वियस है इट इज नथिंग अदर देन डैश. तो ये वैल्यू को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस टर्म. तो अल्टीमेटली जब भी आप एवरेज ऑफ कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 निकालोगे तो ये टर्म को हम कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म. तो ये टॉपिक कम्स टू बी विच काइंड ऑफ अ टर्म?
इंटरफेरेंस टर्म। यहां तक समझ में आया कि बाउंस गया? ओके, अभी क्वेश्चन अराइजेज हियर कि जब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज एवरेज ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एफ ऑफ टी डी टी। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है। तो मुझे इसका एवरेज निकालना है। इसका क्या निकालना है? एवरेज। मतलब एवरेज ऑफ विच फंक्शन? कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 का एवरेज। इज दैट क्लियर? दैट इज नथिंग अदर देन एवरेज ऑफ कॉस डेल्टा, क्योंकि डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 कैन बी रिटन एज डेल्टा और नॉट। आंसर इज यस, दैट कम्स आउट टू बी डैश। तो दिस इज नथिंग अदर देन 1/t इंटीग्रेशन 0 to t cos डेल्टा dt, cos विच वैल्यू? डेल्टा dt। यहां तक समझ में आया? ओके, यहां तक आराम से लिख लो, समझ लो। इज दैट क्लियर? इट इज इंपॉर्टेंट। ये रब करूं? yes or no? What is delta 1 in this case? Delta 1 is nothing other than omega 1t minus k1 r1 plus phi 1, and delta 2 is nothing other than omega 2t minus k2 r2 plus phi 2। ओके, अभी मैं पूरा रब कर रहा हूं। अभी यहां पे देखो, whether I can write like this, average of cos delta 2 minus delta 1 is equal to 1/t integration from 0 to t cos the whole bracket, okay, delta 2 की वैल्यू। what is delta 2 की वैल्यू? omega 2t minus k2 r2 plus phi 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस ओमेगा 1t माइनस k1 r1 प्लस phi 1 ब्रैकेट क्लोज dt। कुछ मिस्टेक है तो बता देना, राइट है? ओमेगा 2t माइनस k2 r2 प्लस phi 2 माइनस ओमेगा 1t माइनस k1 r1 प्लस phi 1। जस्ट ब्रैकेट ऑफ करो, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t cos इन ब्रैकेट ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t। तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t। अभी ये माइनस है, अभी मैं आपको यहाँ पे एक स्टेप और कर देता हूँ, ब्रैकेट ऑफ कर देता हूँ। ब्रैकेट ऑफ करूँगा तो ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा? प्लस, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? माइनस। इट विल बिकम मोर सिंपल फॉर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखो क्या मिलेगा आपका? माइनस k2 r2 प्लस k1 r1, यस और नो, प्लस phi 2 माइनस phi 1, यस और नो, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरी? समझ में आया कि नहीं आया? अभी ये टर्म देखो, ये माइनस है, ये क्या है? प्लस है। तो इसको आगे लेके आता हूँ, इसको पीछे लेके आता हूँ। तो जब इसको आगे और पीछे ले लूँगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस साइन यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू क्या हो गया आपका? 1, ये आपका 1, या ये आपका क्या हो गया? 2। जब ये प्लस साइन को आगे लेके गया तो ये माइनस को मुझे पीछे लेके जाना पड़ेगा, दैट इज दिस वैल्यू। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो मुझे इसमें कुछ टर्म्स मिले, कुछ इसको इस तरह लिख सकता हूँ, क्लियर और नॉट? सिंपल। तो मुझे एक टर्म मिला ओवर अ टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to t। देख लो कहीं पे कुछ मिस्टेक लग रहा है तो मुझे बता दो। एनीवन? चेक इट आउट वंस अगेन। समझ में आया मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन में सिंपल
यस और नो? आगे प्रोसीड करूं तो whether I can call this to be a which kind of a term? Interference term. क्या बोल सकता हूं मैं इसको? इंटरफेरेंस टर्म. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं. ये मुझे मिल गया, इंटरफेरेंस टर्म मिल गया. ओके, अभी चलो बैक टू द पॉइंट. जब इंटरफेरेंस की बात आती है तो सोर्स के टर्म हम उसको डिफाइन करते हैं. जब सोर्स के टर्म्स में उसको डिफाइन करते हैं तो सोर्स कितने टाइप के होंगे? तो सोर्स हमारे पास दो टाइप के हैं. वन इज कोहेरेंट सोर्स. कौन से सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स. और दूसरा कौन सा है? इनकोहेरेंट सोर्स. अभी कोहेरेंट सोर्स मतलब ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू ओमेगा 2 विच इज इक्वल टू ओमेगा. बट इनकोहेरेंट सोर्स मतलब ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू विच वैल्यू? ओमेगा 2. इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इज दैट क्लियर सोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के सोर्स होंगे, एक कोहेरेंट सोर्स और दूसरा इनकोहेरेंट सोर्स. ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो आपका, जब मैंने यहाँ पे S ड्रॉ किया और S में से ही S1 और S2 को क्या मिल रही है? लाइट मिल रही है एंड इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ सेकेंडरी आउटलेट. ओके, तो ये आपका कोहेरेंट सोर्स हुआ. कौन से टाइप का सोर्स हुआ? कोहेरेंट. बट अगर मैंने सपोज यहाँ पे S नहीं रखा होता और दूसरे दो कोई सोर्सेज लिए होते जिसकी ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू सेम नहीं है, तो वैसे टाइप के सोर्स को हम क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स. गॉट इट और नॉट? जब इनकोहेरेंट सोर्स होता है तो उसकी इंटेंसिटी क्या मिलती है? तो थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा इंटेंसिटी का. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 एवरेज ऑफ कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1. This was the formula for your what? Intensity. Is that clear? In terms of interference pattern, where this term indicates what? Interference term. Is that clear? अभी यही वैल्यू मैंने यहाँ पे इलॉबरेट करके बताया. जब ये वैल्यू को, ये इक्वेशन को देखता हूँ तो सिंस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, मतलब इट इज टाइम डिपेंडेंट. तो टाइम डिपेंडेंट पे तो मतलब ये आपका पूरा का वैल्यू क्या हुआ? डेल्टा हुआ, जो मैंने आपको पहले बताया था. तो अगर मैं इनकोहेरेंट सोर्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? इनकोहेरेंट सोर्स की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे सिंस ओमेगा 1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 तो इट इज टाइम डिपेंडेंट. तो टाइम डिपेंडेंट का मतलब होता है जब आप इसका एवरेज निकालते हो, दैट इज कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी 0 टू टी कॉस डेल्टा डी टी. क्या लिखा मैंने? कॉस डेल्टा डी टी. नाउ सिंस इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी टी. याद है हमने किया था कुछ ऐसा, मैंने बताया था कि कभी भी आप एवरेज निकालते हो, एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी, तो इसका ओवर अ टाइम इंटरवल 1 टू टी कितना आंसर मिलेगा? हमेशा 0 मिलेगा. तो वही सेम टर्म यहाँ पे सेट होता है, दैट इज एवरेज ऑफ कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 फॉर एन इनकोहेरेंट सोर्स. दिस वैल्यू विल बी इक्वेटेड टू विच वैल्यू? 0. तो मैंने ये फॉर्मूला एप्लीकेबल किया मेरे प्रीवियस लेक्चर में, देखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ये मैंने ना डिराइव करके आपको दिया है ओवर अ टाइम इंटरवल 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस डेल्टा डी टी को ये टर्म्स में सॉल्व किया है. तो इसका एवरेज वैल्यू मुझे हमेशा क्या मिलेगा? 0 टू टी में 0. ये वैल्यू को मैं ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ. सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर नाउ ऑनवर्ड्स 1, ये 2, मार्क दिस एज व्हाट? 3. सब्स्टिट्यूटिंग 3 इन इक्वेशन नंबर विच वन? 2. तो मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू विच वैल्यू? 0. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0. तो मुझे क्या मिला? एवरेज इंटेंसिटी इन दिस टर्म. मुझे इंटेंसिटी क्या मिला? ऑफ टू वेव्स. इट इज नथिंग अदर देन डैश I1 प्लस I2 फॉर विच काइंड ऑफ अ सोर्स? इन कोहेरेंट सोर्स. अभी मेरे ये रूम में लाइट्स है, मेरे पास दो लाइट है, लाइट 1 एंड लाइट 2. इज दैट क्लियर?
तो उसका आप यहाँ पे जो इंटेंसिटी देख रहे हो ना वो एवरेज है। वो क्या है? एवरेज। नॉर्मली हम जितने भी हमारे रूम्स में या कहीं पे भी हम लोग लाइट यूज़ करते हैं वो कौन से टाइप के सोर्सेज है? इनकोहेरेंट सोर्स है, इसलिए हमें उसका हमेशा इंटेंसिटी कैसा मिलता है? सबमेशन मिलता है। क्या मिलता है उसका? सबमेशन, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया। इज दैट क्लियर? तो इंटेंसिटी फॉर एन इनकोहेरेंट सोर्स विल बी गिवन बाय विच वैल्यू? I इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर सपोज 3 सोर्सेज है एंड दैट टू 3 सोर्सेज कैसे? इनकोहेरेंट सोर्स। ओके, तो भी उसका आउटकम क्या मिलेगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। 3 सोर्सेज है तो भी वही आंसर मिलेगा। गॉट इट और नॉट? बट वो कैसे टाइप के सोर्सेज है? इनकोहेरेंट। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 सोर्स लिए हैं। गॉट इट? 3 सोर्स है तो उसका इंटेंसिटी क्या होगा? एड अप होगा। क्लियर? 4 सोर्स लिया है तो इंटेंसिटी क्या होगी उसकी? ऐड होगी। होप सो यहां पे समझ में आया कि बाउंस गया। दैट वाज ऑल अबाउट योर व्हाट? इनकोहेरेंट सोर्स। मजा आया? बहुत बोला ना? बिकॉज सिंपल है, बट बोलते हैं ना ये सारे जब टर्म्स आते हैं ना तो स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज लिटरली, बट है कुछ नहीं, सिंपल है। इज दैट क्लियर? सिंपल सा इतना टर्म याद रखो कि जब भी इनकोहेरेंट सोर्स है तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? एडअप होगी। खत्म। इज दैट क्लियर? 2 सोर्स है तो एडअप होगा, 3 सोर्स है तो भी एडअप होगा, बट वो इनकोहेरेंट सोर्स के लिए। कौन से टाइप के सोर्स के लिए है? इनकोहेरेंट सोर्स। अंडरस्टूड? आगे प्रोसीड करूँ? मजा आएगा। अभी तो कोहेरेंट सोर्स बाकी है। यू विल एंजॉय दैट इनकोहेरेंट सोर्स। ये बहुत सिंपल है, आगे भी सिंपल ही है, बट अभी समझना। अभी मैं यहां से इनकोहेरेंट सोर्स हटा देता हूं। आई विल प्रोसीड टू विच सोर्स? कोहेरेंट सोर्स। नाउ व्हेन वी डिस्कस विथ कोहेरेंट सोर्स, ओके, कोहेरेंट सोर्स की पेक्युलैरिटी क्या थी कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू विच वैल्यू? ओमेगा 2 विच कैन बी रिटन एज ओमेगा। यस और नो? आंसर इज यस। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, तो 0। एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। इवन इन दिस कंडीशन वी से दैट k1 will be equal to which value? k2, which is equal to which value? k, that is wave vector। कौन सा वेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं? वेव वेक्टर। क्योंकि वेव वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? इट इज नथिंग अदर देन 2 पाई बाय लैम्बडा। ओके, लैम्बडा का रिलेशन कहीं ना कहीं ओमेगा के साथ में इनडायरेक्टली है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू, एफ के थ्रू। पढ़ा है ना कभी? इसके लिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि कभी भी अगर कोहेरेंट सोर्स है तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा विच इज इक्वल उस वो टर्म्स के हिसाब से 2 पाई बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा का रिलेशन ओके ओमेगा के साथ में मिलेगा आपको, दैट इज एफ इज इक्वल, ओमेगा कैन बी रिटन एज डैश 2 पाई एफ विच कैन बी रिटन एज ओमेगा इज इक्वल टू विच वैल्यू? 2 पाई बाय लैम्बडा। यस और नो? तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो बट ऑब्वियसली लैम्बडा भी कांस्टेंट हुआ, लैम्बडा कांस्टेंट हुआ तो उसका वेव वेक्टर भी क्या होगा? कांस्टेंट ही होगा। तो k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू विच वैल्यू? k। अभी हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इनिशियल फेज, अच्छा पोजीशन चेंज नहीं होगा बिकॉज 1 इज सिचुएटेड एट अ, मेरे को ये पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट R1 और R2 चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो डिफरेंट ही रहेगा क्योंकि वो डिस्टेंस है। phi1 और phi2 दे आर द इनिशियल फेज। तो हम लोग ये कंसिडर करते हैं ये केस में आइदर यू कंसिडर phi2 माइनस phi1 एज 0 और कांस्टेंट, और विच वैल्यू? दोनों का डिफरेंस आप क्या कंसिडर कर सकते हो? कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हो या 0। इज दैट क्लियर? क्योंकि अगर एक 60 डिग्री पे है दूसरा 30 डिग्री तो 60 माइनस 30 तो 30 आया, या एक 30 है दूसरा भी 30 है तो कितना आएगा? 0। तो आप कोई भी करो, माइनस करोगे तो भी कांस्टेंट आएगा, उसको कंसिडरेशन में लेना है, और माइनस करोगे तो 0 आएगा। तो हम कौन सा केस कंसिडर करेंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन? आई विल कंसिडर टू बी व्हाट? कांस्टेंट और 0। तो यहां पे आप 0 कंसिडर करो फॉर सिंप्लिसिटी। तो देखो वंस अगेन पिकिंग अप दिस सेम फॉर्मूला, एवरेज ऑफ कॉस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू टी। यहां पे वेदर दिस होल वैल्यू विल बिकम 0 प्लस k1 के बदले k आएगा, R1 माइनस k R2 ब्रैकेट क्लोज,
प्लस वंस अगेन क्या आएगा यहाँ पे 0 विच वैल्यू dt। समझ में आया कि बाउंस गया। वेदर आई कैन राइट दिस वैल्यू एज 1/t इंटीग्रेशन 0 to t cos। ओके, यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं, k कांस्टेंट है, r1 माइनस r2 ब्रैकेट क्लोज dt। ओके, वंस अगेन 1/t इंटीग्रेशन 0 to t cos, whether I can write like this minus k r2 minus r1 ब्रैकेट क्लोज dt। r2 को आगे लेके आया, बिकॉज ये सिचुएशन में कौन सा बता रहा हूं, r2 इज ग्रेटर देन r1, इसके लिए मैंने इसको इस तरह लिखा। अब इफ यू रिमेंबर, सिंस cos माइनस थीटा कैन बी रिटन एज डैश cos थीटा, ऐसा कुछ कभी पढ़ा था, तो अल्टीमेटली मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t cos, वेयर आई कैन राइट k r2 माइनस r1 ब्रैकेट क्लोज dt। अब मुझे बात बताओ अच्छी तरह से, सोच समझ के बताना, k is a which kind of a value, constant, yes, पार्ट डिफरेंस दैट इज r2 माइनस r1, वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू, r2 भी कांस्टेंट है, r1 भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब वो कांस्टेंट हुआ, मतलब ये पूरा फंक्शन आपका क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, दैट इज 1/t, इट इज टू बी टेकन आउटसाइड। इंटीग्रेशन में जब भी कांस्टेंट होता है तो उसको हम बाहर लेते हैं, दैट इज k इंटू r2 माइनस r1 ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t dt। गॉट इट और नॉट? अभी मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ dt कैन बी रिटन एज डैश, चलो जल्दी बताओ, एवरेज ऑफ cos डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 फॉर अ कोहेरेंट सोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt कैन बी रिटन एज t, दैट इज cos, यहाँ पे क्या आएगा, k r2 माइनस r1 ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वेदर इट कैन बी रिटन एज टी और नॉट, यस। अभी आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि दिस टी एंड दिस टी विल गेट कैंसल। सो इन शॉर्ट, एवरेज ऑफ cos डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 ओवर अ टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to t, आई हैव गॉट cos k r2 माइनस r1 ब्रैकेट क्लोज। कोई डाउट? अभी सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, यहाँ पे जो लिखा था, दैट इज नथिंग अदर देन i इक्वल टू विच वैल्यू, i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस ऑफ i1 i2 इसका अंडर रूट, और यहाँ पे जो एवरेज था उसके बदले क्या लिख सकता हूँ, cos k r2 माइनस r1। अभी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, कभी भी अगर आप कोहेरेंट सोर्स लेते हो, कोहेरेंट सोर्स मतलब हैविंग विच वैल्यू सेम, ω1 इज इक्वल टू विच वैल्यू, ω2, दे आर फ्रॉम द सेम सोर्स, तो यहां से जो लाइट और यहां से जो लाइट पास होगी, दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम। सिंस दे आर अ कोहेरेंट सोर्स, तो हम लोग ये मेंशन करते हैं कि i1 विल बी इक्वल टू i2 विच इज इक्वल टू i डैश। अभी आप बोलोगे i क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी i मैंने रिजल्टेंट के लिए लिया है, इट शुडंट बी मिसमैच विथ विच वैल्यू रिजल्टेंट, इसलिए i1 और i2 को मैंने क्या लिखा, i डैश लिखा, क्या लिखा, i डैश। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सिंस कोहेरेंट सोर्स है तो दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, दैट इज i1 इक्वल टू i2 इक्वल टू विच वैल्यू, i डैश। तो यहां से i1 i2 हट जाएगा, सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट विच काइंड ऑफ अ सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, तो डैश 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 डैश। समझ में आया? नाउ वेदर आई कैन राइट लाइक दिस, i इज इक्वल टू i डैश प्लस i डैश, ट्वाइस ऑफ i डैश प्लस i डैश स्क्वायर और अंडर रूट, तो ट्वाइस ऑफ i डैश क्या लिख सकता हूं, cos k r2 माइनस r1 ब्रैकेट क्लोज। अंडरस्टूड? अब इसमें से कॉमन क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस ऑफ i डैश ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस cos k r2 माइनस r1 ब्रैकेट क्लोज। इज दैट क्लियर? एंड दिस होल ब्रैकेट। Now whether it remind you of, since as I knew 1 plus cos theta can be written as 2 cos square theta by 2, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे, 1 प्लस cos थीटा, मतलब ये 1 प्लस cos, ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हुआ, थीटा, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, ट्वाइस ऑफ i डैश इन ब्रैकेट ट्वाइस cos
स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? के R2 माइनस R1 डिवाइड बाई विच वैल्यू? 2, ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझ में आया कि बाउंस गया? ओके now listen here, whether I can write I is equal to dash 2 2 za 4 I dash cos square k R2 minus R1 divided by which value? 2. This is the formula for the intensity of dash coherent source. कौन से टाइप के सोर्स? coherent source. Understood or not? So this is your formula that you have to remember. अभी many a times, is that clear? बहुत जगह आपको, is that clear? 4 I dash will be replaced by which value? I naught. But मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, आप लोग I naught के टर्म्स की जगह पे इसको याद रखो, बिकॉज आगे जाके आपको बेनिफिट मिलेगा. ओके, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ. I naught, no doubt, it is I naught only. I naught मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू, क्योंकि I इक्वल टू I naught. बट मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ हमेशा ये इक्वेशन याद रखो इंस्टेड ऑफ दिस वैल्यू. I इक्वल टू I naught cos स्क्वायर K R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 2. कोई फर्क नहीं है, बट आपको उस टाइम में ना क्या करना पड़ेगा पता है? मगअप करना पड़ेगा कि I naught की वैल्यू कितनी है? 4 टाइम्स ऑफ I डैश. एंड मैंने मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स को ये ऑब्जर्व किया है कि वो लोग है ना I naught अगर याद रखते हैं ना, तो I naught के सामने उसकी वैल्यू इक्वल टू क्या है वो याद नहीं रहता है. इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ फॉर दिस केस, पर्टिकुलर केस, आप ये याद रखो कि I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I डैश कॉस स्क्वायर K R2 minus R1 divide by 2. This is the intensity for a coherent source of an interference pattern in YDSE, that is Young double slit experiment. Got it or not? यहां तक समझ में आया? पिक्चर तो भी बाकी है बका. इंटरफेरेंस इतना लंबा चौड़ा है, डोंट वरी. ओके, ये कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो इसके बाद में डिफ्रैक्शन तो चुटकी में हो जाएगा, पोलराइजेशन चुटकी में हो जाएगा. इज दैट क्लियर? बट सिर्फ इंटरफेरेंस में मैंने थोड़ा डेरिवेशन बताया आपको कि हाउ डज दिस फॉर्मूला कम्स अपीयर्स हियर, वो टर्म मैंने बताया आपको. तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट भावनाओं को समझो. लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला याद कर लो. ये फॉर्मूला याद रह गया मतलब आपका पूरा इंटरफेरेंस खत्म. इज दैट क्लियर और नॉट? इस तरह याद रखोगे तो. चलो आगे प्रोसीड करें. तो मुझे इंटेंसिटी मिल गया ऑफ अ कोहेरेंट सोर्स. आंसर इज यस. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट डेवलप होता है. जब इसको फर्दर इवेलुएट करते हैं तो क्या आपको मिलेगा? ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस. क्या बोलते हैं इसको? के R2 माइनस R1. पर्टिकुलरली अगर मैं ये मेंशन करता हूं, के R2 माइनस R1 इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस. क्या कहते हैं इसको हम? फेज डिफरेंस. अभी मैं यहां पे कुछ केस सॉल्व कर रहा हूं. ओके, केस 1, इसमें 2 केसेस आएंगे, केस 1 एंड केस 2. केस 1 आई विल कंसिडर एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. वर्ड क्या यूज किया मैंने? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. खाली नाम सुनो, जैसे इसको सॉल्व करूंगा आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और दूसरा जो आएगा दैट विल बी योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये रब कर रहा हूं. तो जो सेकेंड केस सॉल्व आएगा आपके पास, दैट विल बी व्हाट? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. आप बोलोगे ये सर क्या है? पेशेंस. आप ही आंसर दोगे थोड़ी देर में मुझे. अभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
कि मतलब क्या है वो हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अभी मैं इसमें ये ले रहा हूँ कि मेरे पास i इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई डैश कॉस स्क्वायर के R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 2 है। मैं ये टर्म ले रहा हूँ, इज दैट क्लियर? के R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, वेदर इट इज अ फंक्शन ऑफ कॉस और नॉट? यस, अभी फंक्शन ऑफ कॉस है तो वंस अगेन दैट सेम रूल, जीरो पाई बाई टू पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। वेदर ये कॉस फंक्शन है, यहाँ पे कॉस फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे हमेशा? +1। यहाँ पे कॉस फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा? -1। और वही टर्म अगर मैं यहाँ पे कॉस फंक्शन निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 0, और यहाँ पे भी आंसर 0 मिलेगा। बस यही चीज़ पकड़ के चलना है। मेरे को एक बात बताओ, कॉस दिस वैल्यू मतलब ये क्या हुआ? आपका फेज हुआ। तो फेज के टर्म्स में इसको लिखना है तो आपको मैक्सिमम, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है? मैक्सिमम, जैसे क्योंकि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन मतलब इसका वैल्यू मुझे क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो 1 कब मिलेगा? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सपोज n इज इक्वल टू 0, n इक्वल टू विच वैल्यू? 0। अभी ये वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब अपने को इंटेंसिटी क्या मिला? 4 टाइम्स ऑफ आई डैश। ये समझ में आया? वैसे ही दूसरा कब मुझे मिलेगा? पाई। अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा? पाई, तो यहाँ पे पाई आएगा। व्हाट इज कॉस पाई? -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो whether I'm going to get 4 times of I dash or not, answer is yes. So whether I can say that n equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Yes or no? So ultimately अगर मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि n is an integral multiple and n जो integral multiple है it is a function of pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi. तो it is an integral multiple of which value? Pi. तो कभी भी अगर आपको फेज डिफरेंस के बारे में, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में इंडिकेट करना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी वो पॉइंट पे मिलेगा जहां पे भी वेव सुपरपोज्ड हुआ। यहाँ पे सपोज वेव सुपरपोज्ड हुआ और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, मतलब ये दोनों का जो रिजल्टन यहाँ पे मिलेगा मुझे इंटेंसिटी, दैट विल बी इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट विल बी इट्स विच वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम 4 टाइम्स ऑफ आई डैश कहते हैं। क्लियर और नॉट? दैट इज आई नॉट। क्लियर? अभी यहाँ पे तो in short, for obtaining a constructive interference, your phase difference should be multiplied by which value? n pi. Clear or not? अभी ये मैंने बताया आपको फेज डिफरेंस के टर्म्स में। कौन से टर्म्स में बताया मैंने आपको? ये फेज डिफरेंस। अभी फेज डिफरेंस की जगह पे मुझे पार्ट डिफरेंस चाहिए। तो सिंस एज आई नो k कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई लैम्बडा, तो k के बदले में क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा? 2 पाई बाई लैम्बडा। यहाँ पे R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू n पाई लिख सकता हूं। नाउ विच वैल्यू विल गेट कैंसिल? 2 पाई पाई विल गेट कैंसिल। सो मुझे यहाँ पे R2 माइनस R1 इज इक्वल टू क्या मिला? n लैम्बडा। तो इन शॉर्ट जब भी पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा मुझे? पार्ट डिफरेंस कितना मिलेगा? n लैम्बडा मिलेगा, वेयर n इज 0, 1, 2, 3। तब मुझे, इज दैट क्लियर, क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो टर्म इंडिकेट करता है ये आपका पाथ डिफरेंस को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? पाथ डिफरेंस। अभी पाथ डिफरेंस क्या है तो वो देख लो। ये पॉइंट है आपका और ये पॉइंट है। वेव यहां से निकला और एक वेव यहां से निकलेगा, तो हु इज गोइंग टू रीच फर्स्ट? तो बट ऑब्वियस आप बोलोगे सर S1 इज गोइंग टू रीच फर्स्ट। तो यहां से मैं क्या ड्रॉप करता हूं? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉप करूंगा मैं यहाँ पे? परपेंडिकुलर। तो जब परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप करूंगा तो वेदर आई कैन से ये जो डिफरेंस है, वेदर आई कैन राइट R2 माइनस R1 और नॉट, इसको हम कहते हैं पार्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? जब भी ये पार्ट डिफरेंस कितने का होगा? n लैम्बडे का। कितने का होगा? n लैम्बडा। तब हमें यहाँ पे जो भी ऑब्टेन मिलेगा दैट विल बी विच काइंड ऑफ अ पैटर्न? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब वहाँ पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी मुझे? मैक्सिमम। और इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो I इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आई डैश कॉस
स्क्वायर, अगर सपोज n की वैल्यू मैंने 0 सपोज किया है तो n इक्वल टू 0, तो यहाँ पे cos 0 मिला, दैट मीन्स इंटेंसिटी विल बी हाउ मैनी 4 टाइम्स ऑफ I डैश. दिस इज नथिंग अदर देन इट्स मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी को ही हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. होप सो यहां तक समझ में आ गया. कोई डाउट? ओके. अभी मुझे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताना है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे बताऊंगा, तो वो देखो. वंस अगेन आई एम गोइंग टू कंसीडर फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस क्या है आपके पास, तो k एज पर दैट फॉर्मूला R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू. अभी इक्वल टू क्या होगा, मुझे कॉस का फंक्शन 0 कब मिलेगा, तो इट विल बी 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई. मतलब इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, बट किसका, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 2n माइनस 1 पाई बाई 2, वेर n की वैल्यू इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0 बट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, तो देखो n की वैल्यू 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 1 पाई बाई 2, तो यहाँ पे मुझे पाई बाई 2 मिला. तो यहाँ पे अगर मैं पाई बाई 2 लिखता हूँ तो व्हाट इज कॉस पाई बाई 2, 0. व्हेन इट इज 0 तो इंटेंसिटी क्या मिलेगा मुझे, 0. मतलब वहाँ पे मुझे डार्क पॉइंट मिलेगा. देखो कितना मस्त बोला मैंने. जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है तो मुझे क्या मिलता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है. क्या मिलती है मुझे, मैक्सिमम इंटेंसिटी. और मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब अगर मैं लाइट के सोर्स के टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे ब्राइट स्पॉट मिलता है. क्या मिलता है मुझे वहाँ पे, ब्राइट स्पॉट. क्योंकि वहाँ पे जो भी वेव सुपरपोज हुआ है, ये वेव और ये वेव, इज दैट क्लियर, वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हुआ है, तो वहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी. उसका मतलब ये हुआ कि मुझे वहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि अगर मुझे वहाँ पे इंटेंसिटी 0 मिलती है, इज दैट क्लियर, इंटेंसिटी क्या मिलती है, 0. तो जब भी इंटेंसिटी 0 है, जब भी क्या है, इंटेंसिटी 0 है, दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और वो पॉइंट पे मुझे डार्क स्पॉट मिलेगा. क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइट ही नहीं होगी. गॉट इट और नॉट? ओके. तो सिमिलरली मैंने ये फेज डिफरेंस बताया, जैसे वहाँ पे पार्ट डिफरेंस बताऊंगा वैसे यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस होगा. k इज इक्वल टू विच वैल्यू, 2 पाई बाई लैम्बडा. सब्सटीट्यूट करो यहाँ पे, तो 2 पाई बाई लैम्बडा इन ब्रैकेट R2 माइनस R1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2. अभी आपके हिसाब से आप सॉल्व करो. यहाँ पे क्या होगा, एनीवन? चलो जल्दी. पाई विल गेट कैंसल, बाई 2 है तो 2 और 2 विल गेट कैंसल. सो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, विद आई कैन राइट R2 माइनस R1 इज इक्वल टू डैश 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2. दिस इज नथिंग अदर देन डैश योर पाथ डिफरेंस. फॉर विच काइंड ऑफ अ केस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो ये फेज डिफरेंस हुआ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, ये पार्ट डिफरेंस हुआ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके. अभी यहाँ पे भी अगर आप इंटेंसिटी के टर्म्स में सब्सटीट्यूट करते हो, n इक्वल टू 1, जैसे मैंने यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी, तो i इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I डैश कॉस 0, सॉरी कॉस क्या मिलेगा आपको, पाई बाई 2. कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 0. गॉट इट और नॉट, एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6. यहाँ तक आपको समझ में आ गया, होप सो. तो मैं ये बोल सकता हूँ पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये है, ये सॉरी फेज डिफरेंस ये है, ये आपका पार्ट डिफरेंस हुआ, ये आपका फेज डिफरेंस हुआ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये आपका क्या हुआ, पाथ डिफरेंस. ये फेज डिफरेंस और ये पार्ट डिफरेंस. कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई डाउट? चलो बस आज के लिए इतना काफ़ी है. इसके आगे है टॉपिक इंटेंसिटी को लेके कि किस तरह यहाँ पे पैटर्न ऑब्टेन होगा. आज के लिए इतना काफ़ी है. इतना आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, नहीं तो ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी. बाद में आपको लेक्चर बाउंस जाएगा. बेटर है ये अच्छी तरह से समझ लो. कोई भी न्यूमेरिकल इज दैट क्लियर रिगार्डिंग योर इंटरफेरेंस विल बी सॉल्व वेरी इजीली. इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, इसमें कुछ पॉइंट्स बाकी है, बट नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको कंटिन्यू करूँगा. होप सो यहाँ तक समझ में आया. क्लियर? एन्जॉय.